हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 3 शब्द विचार मोर्फोलॉजी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। पढ़िए और समझिए। बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्णों के योग से शब्द का निर्माण होता है। आइए कुछ उदाहरणों को देखें। बकिता, गरकारी, ये शब्द वर्णों के समूह तो हैं, लेकिन शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। इन्हीं को जब हम किताब कारीगर लिखेंगे तब ये वर्ण समूह शब्द कहलाएगा, क्योंकि इनका एक निश्चित अर्थ है। तो बच्चों, हमने क्या जाना? हम पहले पढ़ चुके हैं जो वर्णों का सही समूह होता है उसी से शब्द बनता है, और जिसका कोई अर्थ होता है वही शब्द होता है। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता वह वर्णों का समूह तो होता है, लेकिन वो कोई शब्द नहीं होता। जैसे कि किताब, किताब एक शब्द है, लेकिन बकिता कोई भी शब्द नहीं है। कारीगर एक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है, लेकिन वहीं गरकारी कोई भी शब्द नहीं है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि एक अथवा एक से अधिक वर्णों के योग से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहा जाता है। यानी कि एक अथवा एक से जो ज्यादा वर्ण को मिलाया जाएगा और अगर उसका सार्थक मीनिंग होगा तो वही हमारा शब्द कहलाएगा। शब्द के भेद। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। शब्द के भेद उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। शब्दों का जो है वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। क, तत्सम शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें मूलतः संस्कृत भाषा से हिंदी में लिया गया है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए गए हैं, जैसे सूर्य, मयूर आदि। तो बच्चों, तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा से उठाए गए हैं और उनको कोई भी बदलाव या फिर चेंज नहीं किया गया है। जैसे कि सूर्य और मयूर, हम हिंदी में भी इन्हें ऐसे ही प्रयोग करते हैं। ख, तद्भव शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे पत्र से पत्ता, पक्षी से पंछी। तो बच्चों, तद्भव शब्द वे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत से उठाया गया और उसके बाद जो है उन्हें परिवर्तित भी किया गया। जैसे पत्र बना पत्ता और पक्षी बना पंछी। ग, देशज शब्द। ऐसे शब्द जिन्हें संस्कृत भाषा से छोड़कर अन्य भाषाओं से लिया गया है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, पेटी, खिड़की, चुन्नी आदि। तो देशज शब्द वे शब्द हैं जिसे संस्कृत भाषा से नहीं बल्कि अन्य भाषाओं से लिया गया है, वही हमारे देशज शब्द कहलाए। जैसे कि लोटा, पेटी, खिड़की, चुन्नी आदि। घ, विदेशज शब्द। ऐसे शब्द जो विदेशों से आवागमन और निकटता बढ़ने के कारण हिंदी में सम्मिलित हो गए वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। इनमें अनेक विदेशी भाषाओं के शब्द शामिल हैं, जैसे ड्राइवर, कारीगर, आजाद, कैंची आदि। तो विदेशज शब्द वे शब्द हैं जो विदेशों के साथ निकटता के कारण हिंदी में सम्मिलित हो गए, हम लोग उसे हिंदी में भी प्रयोग करने लग गए, वही हमारे विदेशज शब्द कहलाए। और वे शब्द थे ड्राइवर, कारीगर, आजाद, कैंची आदि। ड़, संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे घड़ी प्लस साज, हिंदी प्लस अरबी, रेल प्लस गाड़ी, अंग्रेजी प्लस हिंदी। तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। जैसे कि हमारा घड़ी शब्द है हिंदी और साज शब्द है अरबी। ठीक उसी तरह रेल प्लस गाड़ी, रेल है हमारा अंग्रेजी शब्द और गाड़ी है हमारा हिंदी शब्द। दूसरा, रचना के आधार पर शब्दों के भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। क, रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो मूल शब्द से कोई अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि प्रचलन में आ जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के यदि खंड किए जाएं तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे कल, घर, आंख, पानी आदि।
तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? अगर हम इन्हें खंडित करें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, ये स्वतंत्र रूप से किसी भी अर्थ को प्रकट नहीं करते, उन्हीं को हम रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कि कल, घर, आंख, पानी आदि। ख, यौगिक शब्द। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे चाय वाला बना चाय प्लस वाला से, विद्यालय बना हमारा विद्या प्लस आलय से। इन शब्दों के खंड किए जा सकते हैं और उन खंडों के अर्थ भी होते हैं। तो यौगिक शब्द वे होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनते हैं, और अगर हम इन शब्दों को खंडित भी करें तो इनका अलग अलग अर्थ भी होता है, जैसे कि विद्या प्लस आलय बना है हमारा विद्यालय। ग, योग रूढ़। वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नीलकंठ, नील नीला प्लस कंठ गला शिवजी। तो बच्चों, योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, जैसे कि नीलकंठ। नील का अर्थ होता है नीला और कंठ का मतलब होता है गला, और इस शब्द को हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं शिव जी के लिए। दशानन, दश है हमारा 10 प्लस आनन है मुख, तो ये हम किसको संबोधित करते हैं? रावण को। तो ऐसे शब्द जो कि विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं वही आपके योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तीसरा, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द। क, विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द चार हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्द कौन से हैं? जो लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित होते हैं वही हमारे विकारी शब्द होते हैं, और ये चार हैं, ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ख, अविकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते वही हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। ये संख्या में चार होते हैं। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। तो अविकारी शब्द कौन से हैं? जिनका लिंग, वचन, कारक और आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वही हमारे अविकारी शब्द हैं, और ये भी चार होते हैं। कौन से? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। चौथा, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। सार्थक, निरर्थक। क, सार्थक शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, गमला आदि। तो सार्थक शब्द कौन से हैं? जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, यानी कि कोई भी वो अर्थ को प्रकट करते हैं वही सार्थक शब्द होते हैं, जैसे घर और गमला। ख, निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे रग, वमला आदि। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं होता, जो कोई अर्थ नहीं प्रकट करते, और वे कहलाते हैं हमारे निरर्थक शब्द, जैसे कि रग, वमला आदि। आइए पुनरावृत्ति करें। वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर। रचना के आधार पर शब्दों के भेद हैं रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, सार्थक तथा निरर्थक, और प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद हैं विकारी तथा अविकारी। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, शब्द से आपका क्या तात्पर्य है? वर्णों के सामूहिक मेल को ही हम शब्द कहते हैं। ख, शब्दों को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? रिपीट, शब्दों को उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ग, योग रूढ़ और यौगिक शब्द का अर्थ बताइए। ग, योग रूढ़ और यौगिक शब्दों का अर्थ बताइए। योग रूढ़ वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को बताते हैं, जैसे कि नीलकंठ, नील का अर्थ है नीला और कंठ का मतलब है गला, और जो हम संबोधित करते हैं शिव जी को। तो ये है हमारे योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है, और यदि हम इन्हें खंडित करते हैं तो ये सारे शब्दों का अर्थ भी होता है, उन्हीं को हम यौगिक शब्द कहते हैं। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स।
यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ख, देशज शब्द किसे कहते हैं, सुधारण लिखिए। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत को छोड़कर बाकी अन्य भाषाओं से उठाया गया है, वही हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर चुन्नी, पेटी, लोटा। ग, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। घ, विकारी तथा अविकारी शब्दों में अंतर लिखिए। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है, वही विकारी शब्द कहलाते हैं। और अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका लिंग, वचन और कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रश्न 2, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क, घी शब्द कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो विदेशी, तो तद्भव। ख, वकील कैसा शब्द है, देशज, विदेशी, रूढ़ या यौगिक, तो विदेशी। ग, हाथ का तत्सम शब्द क्या है, हस्त, हाथी, हस्ती, कुछ भी नहीं, तो हस्त। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों हमें क्या बताना है, हमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं और हमें इनके अंतर स्पष्ट करने हैं। जैसे क, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और अगर हम इन्हें खंडित करें तो उन शब्दों का अर्थ भी होता है। और योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विशेष अर्थ को स्पष्ट करते हैं, विशेष अर्थ को बताते हैं, वही हमारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे नीलकंठ, यानी कि नील मतलब नीला और कंठ मतलब गला, और ये हम संबोधित करते हैं शिव जी को। ख, तत्सम। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से उठाए गए, लेकिन उसे हिंदी में जब लिया गया तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। हम उन शब्दों को हिंदी में भी समान रूप से प्रयोग करते हैं, उदाहरण के तौर पर सूर्य और मयूर। तद्भव। तद्भव वे शब्द होते हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से तो उठाया गया, लेकिन जब उन्हें हिंदी में लाया गया तो उन्हें परिवर्तित कर दिया गया, जैसे पत्र बना पत्ता, पक्षी बना पंछी। प्रश्न 4, शब्दों के उचित मेल से नए शब्द बनाइए और लिखिए। तो हमें क्या करना है, हमें मेल करने हैं और जो हम मेल करेंगे उन्हें जोड़कर हम यहाँ लिख देंगे। जैसे क, सेना पति, तो हम यहाँ लिख देंगे सेनापति। ख, राज कुमार। ग, नील कंठ। घ, चिड़िया घर। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, सुंदर और सकारात्मक शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, सोच विचार कर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो बच्चों हमारे जो शब्द होते हैं सुंदर और सकारात्मक होते हैं, तो इन शब्दों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, आपको बताना है। हमारी लाइफ में अच्छे और पॉजिटिव वर्ड्स से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, आप अपने शब्दों में यहाँ लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, विकारी शब्द के प्रकार लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, आप बुक के चैप्टर में देखेंगे विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं और उनके प्रकार लिखेंगे। प्रश्न 7, अविकारी शब्दों के प्रकार लिखिए। तो बच्चों आप चैप्टर में देखेंगे अविकारी शब्द के प्रकार भी लिखे हुए हैं और आप ढूंढकर उन्हें यहाँ ब्लैंक्स पे भरेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो बच्चों हमें हमेशा ऐसी बाणी यानी कि अच्छी बाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का आपा खोए, यानी कि हमें जो है अच्छा लगे, दूसरों को भी अच्छा लगे, हम खुद भी शीतल महसूस करें, शांत महसूस करें और दूसरों को भी अच्छा महसूस कराएं।
इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।